मैं एक्टर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पा रहा। लेकिन अगर मैं इनकेस बन गया, आपके सपोर्ट से इतना मुझे सपोर्ट मिला, तो डेफिनेटली वो 150 करोड़ में से 50 करोड़ भी अगर मैंने लगा दिए तो आप सोचिए कितना ही मतलब काम हो सकता है। देखिए, मैं एक इंसान का नाम लूंगा, आपको शायद बुरा लगे कि मैं उसके मरने के बाद ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। टाटा ने इतने पैसे दान करे, मैंने एक कोई पोस्ट देखी थी जिसमें कि हिसाब लगाया गया था कि टाटा, जो रतन टाटा ने अपनी लाइफ में इतना दान किया है कि मुकेश अंबानी पे इतना पैसा है भी नहीं। मैं कहता हूँ रतन टाटा ने क्या पैसा दान किया है, वो 1% भी किसी के कहीं जाके लगा है। वो जैसे ब्लैक होल होते हैं ना अंतरिक्ष में, कि ब्लैक होल में कुछ भी डालो वो सब गायब हो जाता है। तो वो सारा जो उसने डाला है पैसा ब्लैक होल में डाला है, किसी एक इंसान के पास, मतलब कुछ ऐसे करोड़पति इंसान के पास गया कि उन्होंने सारा खा लिया। कहीं देश में एक रत्ती भर भी पैसा दिखाई नहीं दे रहा वो लगा है। तो अगर इतने करोड़ पैसा मैंने लगाया होता ना, डेफिनेटली आज देश जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में तो होता ही नहीं, उससे बेहतर कंडीशन में होता। आज के टाइम में जो विदेशी लोग हैं ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसे खुश करने के लिए बोल देते हैं, अरे तू तो बहुत अच्छा है, ये है वो है। ऐसे ही हमारे देश को बिलाने के लिए, हमारा देश तो सुपर पावर बन रहा है, ये है वो है। अबे क्या खाक सुपर पावर बन रहा है। अबे तुम पहले अपने देश की समस्याएं नहीं खत्म कर पा रहे, तुम दूसरे देश को तो क्या ठीक करोगे? क्या दूसरे देश को धमकी दोगे? किसी दूसरे देश में क्या तुम लड़ाई रुकवाओगे, आतंकवाद खत्म करवाओगे? सभी देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। मेरे प्यारे नागरिकों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि किस तरह से इस देश के हर जिले को रिडेवलप किया जाएगा, और उसके बाद सभी सड़कों को, सभी हाईवेज को किस तरह से सेफ एंड बेटर बनाने के साथ साथ उन पर कार्स और बाइक्स को 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ाने की फैसिलिटीज भी की जाएंगी। लेकिन अब इन सभी कामों के होने के बाद ना, जो आखिर में कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आखिर में जो काम किया जाए वो है रेलवेज को बेटर करने की फैसिलिटीज किस तरह से की जाएंगी। जो गंदगी है, जो एक्सीडेंट्स है, या जो उनकी स्पीड है वो किस तरह से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, वो सभी फैसिलिटीज किस तरह से की जाएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं, मैं अपने शहर में ही देखूं तो हमारे शहर में 3-4 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, जिसमें कि 5-5, 10-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कह सकते हैं, 30 किलोमीटर भी कह सकते हैं, मैं कहता हूँ चलो जो भी है। जिस वजह से क्या होता है, ट्रेनों की स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 30 किलोमीटर बाद रुकनी है, तो कहाँ उस 30 किलोमीटर के अंदर ट्रेन 200-300 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ पाएगी। तो उसमें क्या कह रहे हैं, पूरे एक शहर में इस तरह से मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा कि किसी भी इंसान को किसी भी जगह से, एक शहर की किसी भी जगह से उस प्लेटफॉर्म तक आने में ज्यादा समय ना लगे। क्यों? क्योंकि लोगों को ज्यादातर ये लगता है कि अगर इस प्लेटफॉर्म से, इस जगह से पकड़ूंगा ट्रेन, तो यहाँ पे बहुत जाम लगता है सस्ते में, तो मैं से ना पकड़ के उस स्टेशन से पकड़ लूंगा ट्रेन। तो ये चीजें ना हो, वो सभी दूर तो पहले ही हो जाएंगी जब सड़कें ठीक हो जाएंगी। तो फिर क्या होगा कि एक ही इस तरह से स्टेशन बनाया जाएगा कि दूसरा स्टेशन इतने डिस्टेंस पे बनाया जाएगा कि वो ट्रेन 200-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सके। जिसके लिए मैं कहता हूँ कि इतना गैप छोड़ा जाएगा 200-300 किलोमीटर का, जिससे कि वो ट्रेन उस स्पीड से दौड़ सके, और हर एक जगह छोड़ा जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि किसी को 200-300 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, उस बीच में कहीं जाना है जहां पे ट्रेन मतलब प्लेटफॉर्म नहीं है, ट्रेन नहीं जा सकती, तो उस जगह तक लोग कैसे पहुंचेंगे? तो देखिए, उस जगह तक लोगों के पहुंचने की व्यवस्था बाय रोड की जाएगी, जिसमें कि फास्ट स्पीड से गाड़ियां दौड़ेंगी, तो डेफिनेटली वो इंसान भी जल्दी पहुंच पाएंगे। गाड़ियां भी, मतलब जो भी ट्रेवल, जो भी टूरिस्ट की गाड़ियां होंगी, वो भी इस तरह से होंगी कि वो लोग उन तेज स्पीड में दौड़ा के लोग जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो जब सड़कें ही बेटर हो जाएगी तो लोगों को ट्रेन से जाने में कम समय लगेगा। और दूसरी तरफ, जो अब हर जगह, हर राज्य में इस तरह से मतलब प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे बड़े बड़े, कि कोई भी ट्रेन 200-300 से नीचे की स्पीड पे दौड़े ही ना, और उन्हें इतना स्पेस मिल सके कि वो मतलब स्टेशन, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, हर स्टेशन पे बीच में 200-300 किलोमीटर की स्पीड पे दौड़ सके। जिसके लिए एक और फैसिलिटी की जाएगी, जो कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि पटरियां इतनी बदलनी पड़ती है ट्रेनों को, कि उस वजह से उनकी स्पीड भी तेज नहीं पाती। तो एक ही लाइन पर उनके दौड़ने की इस तरह से व्यवस्था की जाएगी कि अगर कहीं पे कॉलोनीज भी बीच में आ गई ना, तो पहले ही जो मैंने आपको बताया कि रिडेवलपमेंट्स किए जाएंगे, उन सभी कॉलोनीज को इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि जो ट्रेन की पटरी है ना, क्योंकि ये सभी रिडेवलपमेंट करते हुए भी जो रेलवे होंगी, उन सभी के राज्यों के जो भी मतलब रेलवे को देखने वाले होंगे कर्मचारी, उन सभी को बोला जाता रहेगा कि जैसे जैसे रिडेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आप ट्रेन को बेटर बनाने की कोशिश करते रहिए। जिसके लिए पटरियां बनानी है, जो भी ट्रेन के कोच बनाने हैं, उसमें जो भी मैकेनिज्म लगाना है, जो भी करना है, वो उन सब सालों के दौरान प्रॉपर तैयार किया जाता रहेगा। जिससे कि जैसे ही सारे डेवलपमेंट्स कार्य जब पूर्ण हो जाएंगे, जब सड़कें अच्छी से बन जाएंगी, जब किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी,
तो वो जैसे हम टाइम लैप्स की वीडियो में देखते हैं ना, फटाफट 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 कैसे कैसे काम होता है ट्रेन, तो वो उस स्पीड से वो काम कर सके। ट्रेनों की जो बेकार पटरी है वो सभी हटाई, नहीं लगाई, और सभी ट्रेन की कोचों को सही तुरंत लगाया, और जो भी मैकेनिज्म जो पहले से रेडी है स्पीड में दौड़ाने के लिए, वो सभी पूरी स्पीड से काम किए जाएंगे, जिससे कि जल्द से जल्द, मैं कहता हूँ साल 2 साल में सभी राज्यों के जितने भी मतलब रेलवे के डिपार्टमेंट्स होंगे, उन सभी को उस काम पे उन सालों के दौरान लगाएगा काम करने के लिए, जो भी जैसी भी टेक्नोलॉजी पे काम किया जा सकता होगा। जिसके लिए डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि जब हर एक बंदे से मिला जाएगा, तो जिसपे जैसे भी जो भी आइडियाज होंगे, उन सबसे ट्रेन के रिगार्डिंग भी भाई, कहीं बहुत से लोग होते हैं, हमें लगता है कि क्या है छोटी छोटी चीजें, हर किसी पे कुछ ना कुछ मतलब मैकेनिज्म होता है कि हाँ, कि किस तरह से ट्रेनों को स्पीड पे बनाया जा सकता है, चलाया क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो कमी यही है कि जो पटरियां बदलती रहती है ट्रेनें, उस वजह से ट्रेनों की स्पीड तेज नहीं हो पाती। तो एक ही पटरी पर पूरे देश में ट्रेन को इस तरह से दौड़ाया जाएगा कि किसी जगह पटरी बदलने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, अगर कहीं मोड़ है, तो वो इन मोड़ों को भी इस तरह से किया जाएगा फ्लुएट, कि वो ट्रेनों को स्पीड कम करने की जरूरत ही ना पड़े, जैसा कि विदेशों में भी होता है। अब भले ही उसके लिए कितनी ही ज्यादा स्पेस की जरूरत हो, वो स्पेस लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विदेशों में तो पहाड़ों पर हम देखते हैं, कहीं आपने वीडियोस भी देखी होंगी, कितनी पहाड़ों पर स्पीड से ट्रेनें दौड़ रही हैं, कहीं पर पहाड़ों के बीच में से ट्रेनें निकल रही, कुछ भी है। तो वो सब चीजें हमारे देश में पॉसिबल क्यों नहीं? वो सब पॉसिबल है, बस वो हम करना ही नहीं चाहते, आलस के मारे, या हम टैलेंट को बढ़ावा ही नहीं देते, या हम हर एक इंसान तक पहुंच ही नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ आइडिया होता है, वो कैसे पहुंचे, कैसे टॉप लेवल तक अपने आइडियाज को वहां तक पहुंचाए। तो हर एक इंसान तक इस तरह तक वो पहुंच बनाई जाएगी कि किसी पे कैसा भी कोई भी आइडिया है ना, वो तुरंत उस आइडिया को टॉप लेवल के अफसर तक, जो भी उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, टॉप लेवल के अफसर तक पहुंचा सके, और उसका तुरंत रिप्लाई आए, उसे तुरंत उस पर काम करने के लिए लगाया जा सके, वो काम किए जाएंगे। तो ट्रेन्स के प्लेटफॉर्म को इस तरह से बेहतर बनाया जाएगा, और प्रॉपर स्पेस में बनाया जाएगा, बड़ा सा बनाया जाएगा, वर्ल्ड लेवल, जो कि आज के टाइम में सरकार कहते हैं कि हम वर्ल्ड लेवल मतलब बना रहे हैं स्टेशन, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, कुछ भी नहीं बन रहा है। तो वो सब चीजें प्रॉपर की जाएंगी, जल्द से जल्द की जाएगी। लेकिन अब एक चीज तो ये हो गई कि 100-200 किलोमीटर की दूरी पर तो चलो बाय रोड जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को दूसरे राज्य में, जो कि मैं कहता हूँ देश में 1000 किलोमीटर दूर जाना है, तो उसे बाय एयर की फैसिलिटी दी जाएगी। भाई हमारे एयरपोर्ट्स तो है ना, तो एयरपोर्ट्स के थ्रू आप जाओ। किसी पे अगर इतना पैसा नहीं है, किसी की इतनी हैसियत नहीं है, कहीं जरूरी जाना है, कुछ भी जाना है, तो भी उसे वो फैसिलिटी दी जाएगी, इनकम की फैसिलिटी डेफिनेटली। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी इंसान की इनकम इतनी कम नहीं रहेगी कि वो बाय एयर ट्रेवल ना कर पाए। हर किसी की इनकम इतनी बनाई जाएगी, या टिकट्स के रेट इतने कम किए जाएंगे, जो भी होगा, जैसी भी जो फैसिलिटीज की जा सकती होंगी, वो सभी की जाएंगी। लेकिन रेलवेज को बेहतर बनाया जाएगा। स्टेशनों पर जो गंदगी होती है, जो छोटे छोटे झोपड़पट्टियों के बीच में से ट्रेनें निकल रही होती है, उन झोपड़पट्टियों को भी डेफिनेटली हटाया जाएगा। जब हर जगह रिडेवलपमेंट्स किए जाएंगे, तो जो भी झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग होंगे, उन सभी को भी प्रॉपर पक्के घर बना के दिए जाएंगे। जो किसान हो गए, वो डेफिनेटली देखिए, खेतों में या उन गाँवों में तो पक्के मकान नहीं बनाए जा सकते होंगे, लेकिन कच्चे मकान भी इस तरह से बनाए जाएंगे कि उन्हें कोई भी किसी भी तरह की मतलब मौसम में, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, किसी भी तरह का मौसम हो, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इस तरह की फैसिलिटीज हर इंसान को बना के दी जाएंगी, करके दी जाएंगी। तो रेलवे को आप समझ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार इतना पैसा कहाँ से आएगा, तू सभी के घरों को बनाएगा, सड़कों को बनाएगा, रेलवे को बनाएगा, इतना पैसा कहाँ से लाएगा? तो देखिए, मेरे पास बहुत पैसा होगा, मैं कह रहा हूँ, मैं अगर अंबानी जैसा बंदा हूं ना, मैं जितना पैसा उड़े लूंगा ना, उतना पैसा भगवान मुझे देगा, उतना पैसा मेरे पास भर भर के आएगा। मैं जितना पैसा उड़े लूंगा, भगवान खाली होने ही नहीं देगा। वो क्यों? क्योंकि जब मैं इतने सालों की मेहनत से इतने लोगों को सभी तरह की इनकम के सोर्स प्रोवाइड करवाऊंगा, लोगों का विश्वास बना, तो डेफिनेटली मैं अपने कुछ प्रोडक्ट्स से जो भी काम कर रहा हूँ, लोगों की बेहतरी के लिए ही वो सब शेयर कर रहा हूँ, तो लोग मेरी चीजों को ज्यादा खरीदेंगे, उतना ज्यादा लोगों से मुझे सपोर्ट मिलता रहे, मैं उतना ज्यादा ही पैसा आगे डालता रहूंगा। मैं जितना ज्यादा डालूंगा, डबल भगवान मेरा उससे झोली भरता रहेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की समस्याओं को खत्म करना चाहता हूँ, हर एक इंसान को खुश देखना चाहता हूँ, कोई भी किसी भी इंसान को दिक्कत ना हो। पता नहीं इतने लोग जो करोड़पति एक्टर हैं, 150-200 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर मेरे पास 150 करोड़ रुपए भी आ गए ना एक मुंह से, वैसे तो मैं एक्टर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पा रहा, लेकिन अगर मैं इनकेस बन गया, आपके सपोर्ट से इतना मुझे सपोर्ट मिला, तो डेफिनेटली वो 150 करोड़ में से 50 करोड़ भी अगर मैंने लगा दिए, तो आप सोचिए कितना ही मतलब काम हो सकता है। अब देखिए, मैं एक इंसान का नाम लूंगा, आपको शायद बुरा लगे कि मैं उसके मरने के बाद ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ,
टाटा ने इतने पैसे दान करे। मैंने एक कोई पोस्ट देखी थी जिसमें कि हिसाब लगाया गया था कि टाटा, जो रतन टाटा ने अपनी लाइफ में इतना दान किया है कि मुकेश अंबानी पे इतना पैसा है भी नहीं। मैं कहता हूँ रतन टाटा ने क्या पैसा दान किया है, वो 1% भी किसी के कहीं जाके लगा है? वो जैसे ब्लैक होल होते हैं ना अंतरिक्ष में, कि ब्लैक होल में कुछ भी डालो वो सब गायब हो जाता है। तो सारा जो उसने डाला है पैसा ब्लैक होल में डाला है, किसी एक इंसान के पास, मतलब कुछ ऐसे करोड़पति इंसान के पास है कि उन्होंने सारा खा लिया। कहीं देश में एक रत्ती भर भी पैसा दिखाई नहीं दे रहा वो लगा है। तो अगर इतने करोड़ पैसा मैंने लगाया होता ना, डेफिनेटली आज देश जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में तो होता ही नहीं, उससे बेहतर कंडीशन में होता। आज के टाइम में जो विदेशी लोग हैं ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसे खुश करने के लिए बोल देते हैं, अरे तू तो बहुत अच्छा है, ये है वो है। ऐसे ही हमारे देश को बिलाने के लिए, हमारा देश तो सुपर पावर बन रहा है, ये है वो है। अबे क्या खाक सुपर पावर बन रहा है? अबे तुम पहले अपने देश की समस्याएं नहीं खत्म कर पा रहे, तुम दूसरे देश को तो क्या ठीक करोगे? क्या दूसरे देश को धमकी दोगे? किसी दूसरे देश में क्या तुम लड़ाई रुकवाओगे, आतंकवाद खत्म करवाओगे? ये छोटे बच्चों जैसी बात हो गई बेला बेली। तुम अपने देश में अगर कोई प्रॉब्लम है किसी खेल में, अगर कहीं गलत आउट भी दे दिया तो वहां पे भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा इतना बड़ा भारतीय बोर्ड है, कुछ भी कौन कौन मानते हैं कहने के लिए, सब खुश करने के लिए कि हाँ इंडियन क्रिकेट बोर्ड सबसे बड़ा है। हमारी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई एम्पायर गलत डिसीजन ले ले, हम उसे तो सही करवा नहीं सकते। लेकिन हम इतने ईमानदार हैं कि हाँ, अगर कोई एम्पायर गलत डिसीजन दे रहा तो हम उसे रोक देते, नहीं ये आउट नहीं है। हम साफ बोल देते, हम इतने ईमानदार हैं। लेकिन दूसरे विदेशी लोग इतना मतलब बेईमानी करते हैं किसी भी चीज में हो। तो हमें बेईमानों के साथ बेईमानी भी सीखनी पड़ेगी और ईमानदारों के साथ ईमानदारी भी करनी होगी। वो सब चीजें हमें मेक श्योर करनी होगी, सुनिश्चित करनी होंगी। तो देखिए, कितना लोग पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूबर है, कोई अपनी फिल्म बना रहे हैं, जैसे भुवन मैम ने अपनी सीरीज बनाई थी। मतलब कहाँ पैसा लगा रहे हो यार? तुम्हें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होती होगी, होती है डेफिनेटली। तब तभी तो तुम बॉडीगार्ड रखते हो, ये रखते हो, वो रखते हो, कुछ भी। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स होती है। अगर तुम देश में इतना सब काम कर दो ना, तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो इतने आतंकवादी समस्या होनी है, जब हम अपने ही में इतने स्ट्रांग हो जाएंगे ना, किसी आतंकवादी की हिम्मत भी नहीं होगी वो नजर उठा के देख सके। जैसे कि इराक या इसराइल, जो भी देश है आपको मैंने बताया था, 1 करोड़ की करीब उसकी आबादी है, और फिर भी वहां पर कोई भी एक आतंकवादी गोली चलाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। उसे पता है उसके साथ क्या बिहेव होगा। तो मुझे इस तरह से उस देश में काम करने हैं। अगर मेरे पास वो पैसा आ गया ना, तो डेफिनेटली मैं कभी रुकूंगा नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ पहले अपने छोटे से परिवार की जरूरत के लिए चाहिए वो पैसा। उसके बाद जो मेरा पूरा परिवार है, जो इंडिया परिवार है, उन सभी के लोगों की समस्याओं को खत्म करना है। कोई कहे ना कहे, उसकी समस्याओं को जज करके मुझे उन्हें खत्म करना है। क्योंकि कई लोग नहीं बताते अपनी समस्याएं, कई लोग अपने अंदर ही दबे रहते हैं, जो कि मैंने महसूस की है। तो देखिए, मैं इसके अलावा क्या कहूँ मुझे नहीं पता। अगर इतनी सब वीडियोस देखने के बावजूद भी जो मैंने आपको बताई हैं, कोई इतनी वीडियोस क्यों बनाता है? क्यों? क्योंकि उसे उसमें पैशन होता है, तभी तो वो चीजें बताता है ना। मैंने इतनी वीडियोस बनाई जो कि आज किसी ने आपको बताई भी नहीं होंगी, सोची भी नहीं होंगी किसने अपने दिमाग में। लेकिन फिर भी मैंने आपको वो बताई, और 80 मतलब वीडियोस बना चुका हूँ। फिर भी आप लोगों का वो सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, जो कि दूसरे यूट्यूबर्स को बड़ी आसानी से, कोई ब्लॉग बना रहा है, कोई भी मतलब का कुछ आपको इनकम करने का तरीका सिखा रहा है, कोई कुछ, मतलब क्या ही कर रहे हो यार? कोई भी मतलब कि रोस्टिंग कर रहा है। क्या मिलता है उन रोस्टिंग्स में आपको? जो यहाँ पे आपकी समस्याओं को खत्म करने के लिए तैयार है, उसको आप सपोर्ट करना नहीं चाह रहे, कुछ करना नहीं चाह रहे। तो कैसे आपको वो सक्सेस मिल पाएगी? मैं आपको हर तरह की सपोर्ट देने के लिए रेडी हूँ। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए। मैं क्या करना चाहता हूँ मैं कैसे बताऊँ, मैं इतना सब बता चुका हूँ आपको वीडियोस में। उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे दोस्तों जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण से। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पि तुम हर्षि धर्म्यादि युद्धाश्रयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारांश। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था।
शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आह वेशु मिथो अन्योन्यम जिघान संतो महिक्षितः युद्धमानः परम शक्त्या स्वर्गम यान्ते पराङ्मुखः यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततम द्विजः संस्कृतः किल मंत्रश्च ते अपि स्वर्गमवाप्नुवम्। अर्थात युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रियो को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्चलोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।